Acha, which is starting with the name of Allah Almighty. Today we are going to continue our discussion regarding chapter number 5 of your book, that is Beyond Change Management by Dean Anderson. We ended up on the topic that was interconnectedness, and today we are going to continue from the same topic. As long as the interconnectedness is concerned, whatever the activities you are going to perform, whether it will be a financial activity, whether it will be related to HR, whether it will be related to IT, whether it will relate to human resource, all the activities, even the marketing activity must be interrelated, must be connected with one another. You will not say that one activity will perform you will perform a single activity on its own in a separate way. No, whatever the activity you will perform, there should be some interconnection with the corresponding activities as well. आप आईटी में जा रहे हैं तो आप एचआर को साथ लेके जाएंगे, एचआर के अंदर जा रहे हैं फाइनेंस के फैक्टर को साथ लेके जाएंगे, फाइनेंस में जा रहे हैं मार्केटिंग के फैक्टर को साथ लेके जाएंगे. इंटरकनेक्टेडनेस इज बेसिकली द की फॉर द सक्सेस. आपकी जो भी कामयाबी है आपके लिए इंटरकनेक्टेडनेस पे डिपेंड करती है. अ सिंगल सेक्टर कैन नॉट क्रिएट द पॉजिटिव रिजल्ट और अ प्रॉफिटेबल रिजल्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सिंगल मतलब एक ही फैक्टर या एक सेपरेट सेक्टर के ऊपर वर्क करने से नहीं होती. ठीक हो गया. और यहाँ पे हम जब चेंज मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो वट एवर द इनिशिएटिव यू आर टेकिंग, एज लॉन्ग फॉर एग्जांपल integrate and coordinate individual initiative. A single person is taking a decision that must be related to the rest of the activities, and activities integrate organizational technical initiative with cultural human initiative, enterprise wide initiative with area specific initiative, corporate center initiative with line or business unit initiative. All the initiatives are interlinked with each other. A single person cannot achieve its goal unless the rest of the activities must be helpful for that person to क्रिएट द पॉजिटिव रिजल्ट. आप कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं कर सकते अगर आप एक चीज को एज अ सेपरेट एंटिटी कंसीडर करने लग जाएंगे. ठीक है. थिंक अबाउट इम्पैक्ट्स क्रॉस बाउंड्रीज. अब आप एक एक्टिविटी कर रहे हैं, यू हैव टू गो बियॉन्ड बाउंड्रीज. आपने एक बाउंड्री से निकल के दूसरी बाउंड्री में जाना है, वहां चेक करना है. अब मैंने एग्जांपल आपको जो दी थी कि एचपीएल ने जब बैंकिंग सेक्टर को छोड़ा एंड दे मूव टुवर्ड्स द इन्वेस्टमेंट इन द पाकिस्तान सुपर लीग एक्टिविटी. अब ये क्या था, एक जगह को छोड़ के बियॉन्ड द बाउंड्रीज वो चेक करेंगे कि जब हम ये काम करेंगे क्या हमारे कंपेटिटर्स भी वो एक्टिविटी करेंगे, विल दे फॉलो अस और विल दे नॉट फॉलो अस. क्या हमारे कंपेटिटर भी हमारे लिए उस फील्ड में भी कंपेटिटर बन जाएंगे या नहीं बनेंगे. ये फ्यूचर एक्टिविटी है, आपने उसके इम्पैक्ट चेक करने हैं. बिल्ड एंड सस्टेन रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल एंटिटीज टू एनहांस म्यूचुअल एंड सिस्टम वाइड इफेक्टिवनेस. यानी अब आपने रिलेशनशिप कायम करना है कि ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी कैसे म्यूचुअल और सिस्टम वाइड इफेक्टिवनेस क्रिएट कर सकती है. ठीक हो गया. इसके बाद अगला है मल्टी डायमेंशनल. मल्टी डायमेंशनल भी सम सॉर्ट ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस ही होता है कि आपने एक एरिया में काम करने को सिर्फ रोकना नहीं है. यहाँ पे इन्होंने एक इंडिविजुअल लेवल पे बात की है, तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल रियलिटीज जिसमें फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल रियलिटीज के बारे में बात की है. आपने एक जगह पे सिर्फ अपने आप को स्टक ऑफ नहीं कर लेना, यानी अपने आप में स्टिक अप नहीं कर लेना, अपने आप को जोड़ नहीं देना. आपने मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है. एक काम कर रहे हैं दूसरे को साथ साथ रखे, दूसरा काम कर रहे हैं तीसरा साथ शुरू करने, तीसरा कर रहे हैं चौथा काम शुरू कर दें. ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिटेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मेंस, organization future goals, or even the organization success is basically dependent on the interrelated activities. आप एक एक्टिविटी के बाद जब तक दूसरी एक्टिविटी में मूव ऑन नहीं करेंगे और उसे साथ लेके नहीं चलेंगे, मल्टी डायमेंशनल कंसीडरेशन नहीं क्रिएट करेंगे, आप कभी भी सक्सेस अचीव नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल, इफ वी विल कंसीडर अ बैंक. एक बैंक ने अगर रिस्क फैक्टर्स को देखना है, उसने कहा कि हमें कौन सा रिस्क है. फॉर एग्जांपल डिफॉल्ट रिस्क है कि हमारे पास जो डिफॉल्टर्स ज्यादा हो जाएंगे. अब ये सिर्फ एक रिस्क नहीं है. अगर एक बैंक अपना आईटी के सेक्टर में काम कर रहा है तो वहां पे भी रिस्क चेक करना कि क्या आईटी के अंदर लूप होल्स हैं कि हमारे कस्टमर्स के अकाउंट हैक हो जाए. वहां पे आईटी पे गए, उसके बाद ये भी रिस्क चेक करना है कि क्या हमारे जो एचआर के जो लोग हैं वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए चलेंगे या टुमारो दे विल से कि गुड बाय, वो हमें गुड बाय कह के मूव कर जाएंगे किसी और ऑर्गेनाइजेशन में. क्या हमारी मार्केटिंग एक्टिविटी साथ साथ सही कर रही है. हमारा जो है फाइनेंस के फैक्टर में इतनी कैपेसिटी है कि दे मे प्रोवाइड अस अ गुड अमाउंट ऑफ मनी to be utilized in different sectors. So multi-dimensional approach is very much important. Continuous process through time. आपने ये बात, कोई भी चीज आपकी रुकती नहीं है. आपने
You will never say that this process was stopped, ये रुक गया, नहीं, कंटिन्यूअसली वो चीजें मूव करती रहती हैं, कोई चीज आपके कहीं आपके मुताबिक या आपके कहने से रुकने वाली नहीं है, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में भी ये चीज बड़ी ये फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आप हर चीज को साथ साथ कंटिन्यूअस वे में लेके चलेंगे तो आपके लिए चीजें आसान होने लग जाएंगी, ठीक हो गया। इसके बाद अगला प्रोसेस है कंटिन्यूअस लर्निंग एंड कोर्स करेक्ट। अब यहाँ पे लर्निंग का प्रोसेस इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। आप कभी भी नहीं कह सकते कि सर वी आर वेरी मच एफिशिएंट एंड वी हैव लर्नड ऑल द थिंग्स, हर चीज हमें आती है, हमें कोई नई चीज सीखने की जरूरत ही नहीं है। दैट इज नॉट द राइट थिंग। आपने हमेशा लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यूअस रखना है। ऑलवेज ट्राई टू लर्न न्यू थिंग, नई नई चीजें सीखें, नई नई बातें सीखें, नई प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले आए आईटी के अंदर। इसमें हमारा जो मेन फैक्टर जो मतलब एक जो हमारा मेन डिपार्टमेंट है दैट कैन हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आपको बताता है कि सर ये न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, ये न्यू प्रोडक्ट आ गई है मार्केट में, हमें भी करना चाहिए, या हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हम कोई नई चीज लॉन्च कर सके। अब जब हम एग्जांपल इसमें कोट करते हैं कि देयर वाज अ टाइम व्हेन बैंकिंग सेक्टर वाज टोटली डिपेंडेंट ऑन 9 to 5 एक्टिविटी, यानी बैंक में 9 से 5 तक एक्टिविटी होती थी। लेकिन एक बंदे ने सोचा कि नहीं सर ऐसी एक्टिविटी भी होनी चाहिए कि जिसमें हम 5 बजे के बाद भी कस्टमर को पैसा प्रोवाइड कर सकें। फिर एटीएम का कॉन्सेप्ट आया। तो दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप लर्न करते जाते हैं चीजों को, आप अपनी गलतियों को सुधारते हैं। कोर्स करेक्ट का मतलब क्या है? व्हेनेवर यू विल फील कि कस्टमर्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर एक्टिविटी, तो आप कस्टमर को क्या करते हैं कि उन्हें इनिशिएटिव देते हैं कि सर आप अपने घर बैठे हैं, हम आपको मोबाइल बैंकिंग देते हैं, आपको घर ऑफिस यानी घर से निकलने की भी जरूरत नहीं है बिल भरने के लिए, आपको इजी लोड करने के लिए घर से निकलने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे बैठे आप ये सारी फैसिलिटीज हम आपको दे रहे हैं। दिस इज अ कंटिन्यूअस लर्निंग एंड कोर्स करेक्ट एक्टिविटी। आपने अगर अपने आप को ठीक ना किया, आपने कहा मैं कोई फैसिलिटी नहीं देता अपने कस्टमर्स को, तो इन द विद द पैसेज ऑफ टाइम द कस्टमर्स विल फाइंड इटसेल्फ देयर सेल्फ एज अनसेटिस्फाइड कस्टमर। अब इसमें एग्जांपल जो हम कोट कर सकते हैं कि बैंक ऑफ पंजाब की ले लें या ज़राई तरक्याती बैंक की ले लें। दीज आर द बैंक दैट आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी फैसिलिटी टू देयर कस्टमर। उनके पास मोबाइल ऐप नहीं है, वो कोई इस तरह ऑनलाइन बैंकिंग प्रोवाइड नहीं करते, जिससे क्या होते हैं कि कस्टमर्स आर नॉट विलिंग टू क्रिएट एन अकाउंट इन दीज बैंक। कोई भी कस्टमर वहां पे अपना बैंक अकाउंट नहीं बनाना चाहता, उन्हें पता है यार यहाँ पे फैसिलिटीज हमें कम है। मोर एंड मोर कस्टमर्स आर टिल्टिंग टुवर्ड्स द न्यू बैंक। जो नए नए बैंक हैं, जिनके नए नए मोबाइल ऐप्स हैं, नए नए ऑनलाइन बैंकिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, नई नई फैसिलिटीज दे रहे हैं, उनकी तरफ मूवमेंट ज्यादा होती है। तो जो अपने आप को बेहतर कर लेता है ना, यानी करेक्शन की तरफ जाता है कि नई टेक्नोलॉजी के मुताबिक हमने अपने आप को मोल्ड कर लेना है, उसकी जो है ना सक्सेस के फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। अबंडेंस का मतलब क्या है? देयर इज अ ऑब्स्टेकल, देयर इज अ हर्डल। आपने अपने आप को कहीं रोकना नहीं है। नेवर स्टॉप योरसेल्फ टू अ पर्टिकुलर प्लेस। कहीं रुको ना। अबंडेंस जहां पे आए वहां पे आपने सोचना है कि हाउ वी मे क्रॉस दिस हर्डल। हम इस रुकावट से आगे कैसे निकल सकते हैं। जहां आपने कह दी कि सर ये रुकावट आ गई है, वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू मूव बियॉन्ड दैट, हम इससे आगे नहीं जा सकते, वहां पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस का फैक्टर है ना, यानी जो आपकी जीत एक जो कंसीडर हो सकती है, ये बन सकती है, वो रुक जाएगी जब आपने कहा कि सर इससे आगे हम नहीं जा सकते। नो, whatever the abundance you have, whatever the stopping factors you have, hurdles you have, obstacles you have to go beyond that. आप उससे आगे जाएंगे तो ही आप सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। बैलेंस प्लानिंग विद अटेंडिंग टू इमर्जिंग डायनामिक्स। आपने जो भी इमर्जिंग ट्रेंड्स आ रहे हैं उसके साथ साथ चले। इसमें हम काफी बात कर चुके हैं कि नई जो भी टेक्नोलॉजी आती है उसके साथ बैलेंस क्रिएट करें। इट इज नॉट लाइक यू विल हैव टू लीव ऑल द एग्जिस्टिंग सिचुएशन। मैं इसकी बार बार एग्जांपल जो आपको देता हूँ, क्या देता हूँ, पाकिस्तान नेशनल सेविंग सेंटर की एग्जांपल देता हूँ कि पहले दे वर ऑल मूविंग यूजिंग द मैनुअल सिस्टम। वहां पे रजिस्टर हुआ करते थे जिसपे वो सारा रिकॉर्ड क्रिएट किया करते थे, एंड दे वर परफॉर्मिंग देयर एक्टिविटी। विद द पैसेज ऑफ टाइम दे गॉट रियलाइज कि नहीं यार, ये जो रजिस्टर के ऊपर काम करना है, इससे टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है, रजिस्टर का रिकॉर्ड मेंटेन करना बड़ा अजाब का है, और इसमें जो कस्टमर्स हैं वो अनसेटिस्फाइड हैं। तो फिर क्या किया उन्होंने? कहा कि अब हम कंप्यूटराइज की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल जो है वो नादरा की है। नादरा के अंदर क्या होता था कि पहले बहुत सारी चीजें
जो है ना मैनुअल थी, लेकिन अब कंप्यूटराइज्ड आ गया, फिर बायोमेट्रिक सिस्टम आ गया। यानी जो इमर्जिंग ट्रेंड्स है, नई नई चीजें जो भी आती हैं, उन्हें उन इमर्जिंग डायनेमिक्स को आपने अटेंड करना है, उन्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेके आना है। लीड एज इफ द फ्यूचर इज नाउ। कभी भी ये नहीं सोचना कि सर जो हमने अचीव कर लिया बस ये सब कुछ यही कुछ है, नहीं। फ्यूचर में कुछ ना कुछ तब्दीली होनी है, और समझना है कि सर आज ही वो फ्यूचर है, मुझे आज ही वो तब्दीली अपने अंदर लेके आनी है, ताकि मैं फ्यूचर को पहले से ही उस चीज पे पहले ही आ जाऊं। यानी आपने जब ये कह दिया ना, नहीं मैंने जो आज जिस एक्टिविटी पे चल रहा हूँ बस यही सब कुछ है, तो इट मीन्स यू हैव स्टॉप योरसेल्फ। आपने फ्यूचर को नहीं देखा, आप फ्यूचर की तरफ नहीं गए, आपकी फ्यूचर की एक्टिविटी नहीं नजर आ रही, आपने फ्यूचर के जो गोल्स, ऑब्जेक्टिव, सक्सेस के फैक्टर्स है, तमाम चीजों को स्टॉप कर दिया। ठीक हो गया। ऑप्टिमाइज ह्यूमन डायनेमिक्स। ह्यूमन डायनेमिक्स को ऑप्टिमाइज करें, जितना ज्यादा ह्यूमन से आप बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं वो लें। आपने ऑप्टिमल लेवल को हासिल करना है। आपको एक पता है कि एक बंदे की कैपेसिटी, उसके स्किल्स, उसके एक्सपीरियंस, उसकी नॉलेज, उसकी एजुकेशन जो है वो आपको बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसे करें। जब आपने किसी को उसके स्किल्स से कम उसके अंदर मतलब उससे आपने फैक्टर्स यूटिलाइज किए, उसके मुताबिक आपको चीजें ना मिली, आपने उसके जो क्या कह सकते हैं कि उसकी कैपेसिटी को सही तरह यूटिलाइज नहीं किया, इसका मतलब है आप असल ऑब्जेक्टिव या असल सक्सेस को अचीव ही नहीं कर पाए। इवॉल्व माइंडसेट, दिस इज द वेरी मच इंपॉर्टेंट फैक्टर इन योर होल चेंज मैनेजमेंट सिस्टम के। अपने दिमाग को तेज करें, इवॉल्व करें माइंडसेट को, अपने नजरिए को तब्दील करें। वट एवर द थिंग इज हैपनिंग एंड यू आर गोइंग टू स्टक योर माइंड टूवर्ड्स दैट, आप वहां पे कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। एवोल्यूशन ऑफ माइंडसेट इज अ की टू सक्सेस। कामयाबी के लिए हर वक्त अपने माइंड को इवॉल्व करें, सोचें कि इसके आगे क्या है, इसके आगे क्या है। एंड देयर विल बी अ टाइम व्हेन यू विल बी you will consider or you will see your organization as a successful organization. Now applying these principles, यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल हमें कोट किया है, जिसके अंदर आपने कोई सिचुएशन क्रिएट करनी है और उसके अंदर डिजायर्ड आउटकम करनी है। दैट विल बी योर असाइनमेंट। इसमें आपने क्या करना है, कोई सिचुएशन और डिजायर्ड आउटकम है, उसके अंदर फिर आपने उन प्रिंसिपल को कैसे अप्लाई करने हैं, ये तमाम के तमाम प्रिंसिपल्स आपने अप्लाई करने हैं। आपके पास मतलब ये असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ कि आपने एक सिचुएशन को क्रिएट करना है कि यार ये सिचुएशन चल रही है, डिजायर्ड आउटकम। कोई भी प्रैक्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ले लें जिसमें कोई मसला जहन में रख लें, कोई प्रॉब्लम जहन में रख लें, उस सिचुएशन को क्रिएट करें। डिजायर्ड आउटकम, हाउ व्हाट यू आर गोइंग टू क्रिएट, आप नया क्या बनाना चाहते हैं, आप डिजायर्ड आउटकम क्या क्रिएट करना चाहते हैं, वो ध्यान में रखें। उसके बाद इन तमाम प्रिंसिपल्स को जो मैंने आपसे डिस्कस किए उस सिचुएशन में अप्लाई करें एंड try to reach towards the desired outcome. That is your assignment. Inshallah, we will meet you in the next video. Till then, Allah Hafiz.